हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल दीदी वाली क्लासेस। फ्रेंड्स हमने साइकोलॉजी की एक सीरीज शुरू की थी जिसमें मैं अपने शॉर्ट नोट से आपको रिवीजन करा रही हूँ। साथ में आप इसमें अपने शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। तो मैं ये आपके जिसमें हम अपना अगला टॉपिक पढ़ रहे थे डेवलपमेंट, जिसमें डेवलपमेंट की एक क्लास हो चुकी है जिसमें डेवलपमेंट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसके आयाम, उसके क्षेत्र फील्ड और इसके अलावा उसके सिद्धांत वगैरह के बारे में और शैशवावस्था बाल्यावस्था के बारे में पढ़ लिया था। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं किशोरावस्था के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छे से इस टॉपिक को आपको पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, इसकी किशोरावस्था को क्या कहते हैं, इसकी विशेषताओं के बारे में, इसके सिद्धांत जो दिए हुए हैं, इससे सबके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप आरपीएस की फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट क्लास है। इसके अलावा अगर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक किशोरावस्था। किशोरावस्था, इसके जो जनक है वो स्टैनली हॉल को माना जाता है। किशोरावस्था के जनक किसको माना जाता है? स्टैनली हॉल को माना जाता है। इनकी एक बुक थी एडोलेसेंस, 1904 में ये बुक आई थी जिसमें उन्होंने तूफान, तनाव व संघर्ष की अवस्था इसको कहा था। किशोरावस्था को क्या कहा था उन्होंने? स्टैनली हॉल ने तूफान, तनाव व संघर्ष की अवस्था कहा था। इसके अलावा इस बुक में उन्होंने ये भी बताया था कि एक नया जन्म है जिनमें श्रेष्ठ विशेषताओं के दर्शन होते हैं। यानी एक अलग मतलब बच्चा जो बच्चा है उसका जो विकास होता है, तो किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें वो नई चीजों को वापस से सीखता है। कामुकता के जागरण की अवस्था भी इसको कहा गया है। इसके अलावा भयभीत करने वाली अवस्था भी ये होती है, क्योंकि इस अवस्था में वापस से बच्चा टेंशन में आ जाता है अपने कैरियर को लेकर के हर और अपने संबंधों को लेकर के, तो वो डर वाली अवस्था भी इसको बोला जा सकता है। किशोरा जो अवस्था है उसको 13 से लगभग 18 से 19 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था माना जाता है। इसके अलावा कुछ को 12 से 16 वर्ष की अवस्था है उसको प्यूबर्टी एज या पूर्व किशोरावस्था भी कहते हैं, और 17 से 19 वर्ष की अवस्था है उसको उत्तरा किशोरावस्था या पूर्वी यौवनावस्था भी इसको कहा जाता है। डब्ल्यूएचओ ने इसको 10 से 19 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था माना है। अगर आपसे ऐसा पूछ ले तो भी आप 12 से 13, 18 से 19 तक की अवस्था को किशोरावस्था मान सकते हो। किशोर का मतलब होता है एडोलेसेंस, यानी एडोलिशियर एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है परिपक्वता की ओर, और इसी से इसको किशोरावस्था का एडोलेसेंस नंबर दिया हुआ है। किशोरावस्था को समस्या अवस्था भी कहा जाता है। हर लोगों की चीज इस टाइम हमें हर चीज की समस्या होती है। किशोरों को किसी से संबंध जैसे मित्रता बनाने में भी उसको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इनमें ईगो सबसे ज्यादा होता है। अपने कैरियर को लेकर वो टेंशन में रहते हैं, अपने माता पिता के भी संपर्क में रहते हैं और भी लोगों से वो कांटेक्ट में रहते हैं, तो उनको हर चीज समस्या होती है। अस्मिता या अस्तित्व के विकास की अवस्था एनसीआर 2005 में इसको माना है। सामाजिक स्वीकृति की अवस्था इसको बोला गया है। वास्तविकता की अवस्था होती है। सर्वाधिक कल्पना इसी अवस्था में होती है, यानी दिमाग स्वप्न में होता है। यानी बच्चा कई सोचता है कि मैं डॉक्टर बनना, इंजीनियर बन चुका हूँ, मैं ये कुछ सोचते हैं कि मैंने साइंटिस्ट बन गया, मैंने ये कर लिया, स्पेस में कर लिया, लेकिन वो हकीकत में नहीं होता। किसी को मिलेनियर बनना होता है। तो ये वास्तविकता की अवस्था है। दिवा स्वप्न की अवस्था होती है। सबसे ज्यादा बच्चा इसमें स्वप्न देखता है। बसंत ऋतु की अवस्था भी कहते हैं। स्प्रिंग स्टेज इसको बोला जाता है। विशिष्टता की खोज की अवस्था इसको बोलते हैं। व्यक्त अवस्था की दहलीज जिसको बोला जाता है। अस्पष्ट व्यक्तिक स्थिति होती है, यानी बच्चे में किशोर के अंदर कुछ भी सही नहीं होता, वो हमेशा कंफ्यूजन में ही रहता है। गोल्डन एज या टीनेज भी इसको बोला जाता है। उलझन या अटपटी अवस्था भी इसको बोला जाता है। परवर्ती अवस्था ट्रांसमिशन एज भी इसको बोला जाता है, क्योंकि बाल्य अवस्था और युवा अवस्था के बीच की अवस्था है, तो परवर्ती अवस्था ट्रांसमिशन एज इसको बोला जाता है। स्व पहचान किशोरावस्था की सबसे बड़ी चुनौती होती है। स्व पहचान यानी बच्चा अब अपने माता पिता के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहता, उनके हिसाब से नहीं चलना चाहता, अब वो अपनी पहचान खुद बनाना चाहता है। तो स्व पहचान किशोरावस्था की सबसे बड़ी चुनौती होती है। इसके अलावा किलपैट्रिक, कुछ वैज्ञानिकों ने अलग अलग इसको बोला है जीवन का सबसे कठिन काल। किलपैट्रिक ने इसको क्या कहा था? किलपैट्रिक यानी कठिन काल, यानी जीवन का सबसे कठिन काल कहा है। कोहेलन ने बाल्यावस्था व प्रौढ़ावस्था के मध्य का परिवर्तन, कोहेलन ने यानी परिवर्तन काल इसको बोला है। बिग हंट ने परिवर्तन की अवस्था इसको बोला है। ठीक है। जीन पियाजे इंपॉर्टेंट है। महान आदर्शों व वास्तविकता से अनुकूलन का समय है। जीन पियाजे ने कहा है महान आदर्शों व वास्तविकता से अनुकूलन का समय है किशोरावस्था। जर्सील्ड एक वैज्ञानिक होते हैं जिन्होंने बताया कि वह समय जब विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर जाता है, संक्रमण करता है,
तो वो किशोरावस्था होती है। इसके अलावा एक हेडो कमेटी और थी जिन्होंने किशोरावस्था के बारे में सबसे अधिक खोज की थी। तो इन्होंने बताया था 11 से 12 वर्ष की आयु में जो बालक है की नसों में एक ज्वार उठता है। यदि उसे दिशा मिल जाती है तो वो सफल हो जाता है, अन्यथा वो विनाश की स्थिति में चला जाता है। यानी किशोरावस्था में बच्चे को जैसी आप डायरेक्शन देते हैं, बच्चा उसी में तरफ चला जाता है। जैसे कुछ बच्चे हैं अपराध की ओर चले जाते हैं, कुछ बच्चे अच्छे कैरेक्टर्स में डेवलप हो जाते हैं। तो हेडो कमिटी ने यही बताया कि इस एज में बच्चों पर ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अवस्था के सिद्धांत, ये तो हमने देख ली थी किशोरावस्था की क्या विशेषताएं हैं। अब है किशोरावस्था के सिद्धांत। तो कुछ सिद्धांत दिए हुए वैज्ञानिकों ने, जिसमें मुख्य है जैसे आकस्मिक विकास का सिद्धांत। आकस्मिक विकास का सिद्धांत दिया है स्टैनले हॉल ने 1904 में दिया था। किशोरावस्था में अचानक से परिवर्तन होते हैं। स्टैनले हॉल ने क्या बताया था कि किशोरावस्था में अचानक से परिवर्तन होते हैं, तो ये आकस्मिक विकास होता है। जबकि क्रमिक विकास, किंग थॉर्नडाइक हॉलिंगबर्ट ने बताया कि इसमें जो परिवर्तन है वो धीरे धीरे होते हैं, यानी धीरे धीरे क्रमिक विकास होता है। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत जो एरिक्सन ने दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत जिसे आगे हम पढ़ने वाले हैं, एरिक्सन ने दिया है पहचान संकट का अध्ययन। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि पहचान संकट का जो अध्ययन किया जाता है वो कौन सी अवस्था की देन है, या फिर किशोरावस्था में किसका अध्ययन होता है। तो पहचान संकट का अध्ययन किशोरावस्था की देन है। सामाजिक प्रेक्षण बांडोरा ने किया था। अवलोकन पर प्रभाव सर्वाधिक होता है। मानव शास्त्रीय रूथ बेंटिक्ट मार्कशीट मीर ने सांस्कृतिक मानक व आदतों को सबसे महत्वपूर्ण मानता है। मनोलैंगिक विकास इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, किसने दिया? फ्रायड ने दिया था। जिसने एक शब्द यूज किया था लिबिडो। लिबिडो का मतलब क्या बताया था उन्होंने? काम प्रवृत्ति, जो किशोरावस्था में सबसे अधिक पाई जाती है। तो इसके अलावा मनोलैंगिक विकास यानी साइकोसेक्सुअल थ्योरी जो फ्रायड ने दी थी, इसके आधार पर इन्होंने 5 स्टेज इन्होंने बताई थी। इन 5 स्टेज में जैसे पहली स्टेज बताई थी इन्होंने ओरल स्टेज, जिसे मुखावस्था कहते हैं। दूसरी एनल स्टेज बताई थी, जिसे गुदा अवस्था कहते हैं। तीसरी फैलिक स्टेज लिंग प्रधान अवस्था बताई थी। चौथी लेटेंट या व्यक्त अवस्था बताई थी। और पांचवी है जेनाइटल जनेंद्रिय अवस्था इन्होंने बताई थी। तो सबसे पहली स्टेज है इसकी ओरल स्टेज, मुखावस्था। 0 से 1 वर्ष की अवस्था होती है, जिसमें बच्चे में 2 अवस्थाएं होती हैं, एक चूषण और दूसरा दर्शन। चूषण यानी 0 से 6 माह तक बच्चा फीडिंग करता है। चूषण अवस्था जैसे 0 से 6 माह की अवस्था में बच्चा फीडिंग करता है, तो इसको चूषण अवस्था इन्होंने कहा था। दूसरी है दर्शन अवस्था, यानी बाहर की चीजों को भी बच्चा अच्छे से देखने लग जाता है, तो 7 से 12 माह की अवस्था इन्होंने इसको कहा था। एनल स्टेज दूसरी है, 2 से 3 वर्ष की अवस्था है, वो एनल स्टेज गुदा अवस्था के अंतर्गत आती है, जिसमें मलमूत्र क्रियाओं में आनंद लेता है। बच्चा जैसे कहीं पे भी बाल्टी में सूसू कर देता है, कहीं पर भी जैसे आपको एक्स्ट्रा कुछ लगता है तो उसमें जाके सूसू करता है, पोटी करता है, तो ये मलमूत्र क्रियाओं में वो आनंद लेता है। वहीं पे अपने हाथ को सूसू में कर लेता है। ऐसा सारी चीजें, यानी गंदा व व्यवस्थित अवस्था इसको बोला गया है। इन क्रियाओं के प्रति कठोर व उदार जो होता है, उसी के हिसाब से बच्चे में विकास हो जाता है। जैसे धारणात्मक कठोर हो गया, धारणात्मक होता है वो जिद्दी या कंजूस बनता है। उदार है तो आक्रामक या विनाशी हो जाता है, और क्रमहीन होता है। तीसरी अवस्था आती है इसकी फैलिंग स्टेज, जिसे लिंग प्रदान अवस्था कहते हैं। 4 से 5 वर्ष की अवस्था होती है, जिसमें इन्होंने 2 स्टेज बताई थी, एक ऑडिपस और एक इलेक्ट्रा। ऑडिपस में क्या है कि जो मातृत्व प्रेम है वो जगता है। तो ध्यान रखना, दोनों स्टेज में पूछ सकते हैं कि ऑडिपस स्टेज में क्या है? मातृत्व प्रेम होता है, जिसमें लड़कों में अधिक होता है, यानी लड़कों का जो लगाव है माता से या माँ से अधिक होता है। दूसरी अवस्था इलेक्ट्रा, जो कि पितृत्व प्रेम को दर्शाती है, यानी लड़कियों में अपने पिता के प्रति प्रेम की भावना अधिक होती है। तो ये 2 अवस्था इन्होंने बताई थी। अगली अवस्था है लेटेंट अव्यक्त, 6 से 12 वर्ष की अवस्था। जैसे इसमें पहले भी बताया है कि सेक्सुअल प्रवृत्ति इसमें नहीं होती है, बच्चा केवल अपने जैसे लिंग यानी जैसे लड़का है तो लड़कों के साथ, लड़की है तो लड़कियों के साथ ही खेलना पसंद करता है। काम प्रवृत्ति इसका अभाव होता है। जेनाइटल जनेंद्रिय अवस्था, जो कि किशोरावस्था से संबंधित है, 13 वर्ष के बाद की अवस्था होती है, जिसमें बच्चों में जो अपने जेनेटाइल्स हैं उनका भी विकसित होता है, जनन अंग है वो डेवलप हो जाते हैं। इसके अलावा उनमें समलैंगिक प्रेम होता है और विषमलैंगिक प्रेम, दोनों चीज होती है। बच्चों को जैसे किशोरावस्था में जो लड़के होते हैं वो मित्रता के प्रति या दोस्ती के प्रति, फ्रेंडशिप के प्रति अति अट्रैक्टिव होते हैं। इसके अलावा टीनेज की स्थिति ऐसी होती है कि उसमें आप
लड़के लड़कियों गर्ल्स बॉयज का आपस में भी विषम लैंगिक प्रेम उसमें होता है। ठीक है, तो ये फ्राइड ने बताई थी, ये सारी स्टेज आपको अच्छे से याद रखनी है। किशोर, तो अभी हम देखें किशोर अवस्था की विशेषताएं। किशोर अवस्था की विशेषताओं में जैसे शारीरिक विकास उनका अधिकतम होता है, मैच्योर हो जाता है बच्चा, पूरी तरह से परिपक्व होता है, मूल यौन गुण और द्वितीयक यौन गुण है उनका विकास इसमें हो जाता है। अधिकतम मानसिक विकास हो जाता है, बुद्धि का अधिकतम विकास कहते हैं 16 वर्ष तक होता है, जो कि स्पीयरमैन ने बताया था। तो अधिकतम विकास बच्चे का हो जाता है। दिवा स्वप्न प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है, डे ड्रीमिंग होता है, बच्चा सबसे अधिक सपने देखता है, कुछ बनने का, कुछ करने का, मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, यानी हकीकत से वो बहुत दूर होता है। संवेगात्मक विकास की प्रबलता होती है, अधिकतर संवेगों का विकास होता है, स्थिरता या समायोजन का अभाव होता है। सबसे ज़्यादा उसको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसको जो लगता है किशोरावस्था में बच्चों को लगता है कि वो जो कह रहा है सही कह रहा है, तो वो अपने घर वालों से है, प्रौढ़ों से है, उससे संयोजन करने में भी उसका अभाव होता है। जॉन्स ने बताया कि किशोरावस्था शैशवावस्था का ही पुनरावर्तन है, और रॉस ने इसका समर्थन भी किया था। व्यक्तिगत या घनिष्ठ मित्रता या घनिष्ठता उसमें सबसे अधिक होती है, यानी जैसे बच्चे सबसे अधिक जो फ्रेंडशिप है वो यही डेवलप होती है, यानी बच्चों में किशोरावस्था में जो दोस्तों की बातों को मानना उसको ज्यादा सही लगता है अपने परिवार वालों की बातों से। तो वैलेंटाइन ने इसको बताया कि व्यक्तिगत या घनिष्ठता मित्र सबसे अधिक होती है। वीर पूजा या नायक पूजा यानी रोल मॉडल, वो किसी एक को अपना रोल मॉडल मानता है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपना काम शुरू करता है। तो वीर पूजा या नायक पूजा सबसे अधिक होती है। हीरो वर्शिप, चिंता में वृद्धि होती है, हर चीज के लिए उसे चिंता होती है। रुचियों में परिवर्तन होता है, अपने आप को सजाना, उपन्यास पढ़ना, खेलना, इस तरह से इंटरेस्ट है उसके चेंज होते रहते हैं। समाज सेवा की भावना या त्याग की भावना उसके अंतर्गत आती है। इस टाइम बच्चों के अंतर इसलिए कहते हैं ना कि युवा किशोरावस्था में ही अधिकतर जो सोल्जर्स बनते हैं वो उनको लिया जाता है, क्योंकि समाज सेवा की भावना है वो वॉलेंटियर्स की जो प्रेम है वो सबसे ज्यादा इनमें आता है। तो रोज से होता है कि किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण करता है। रोज के अनुसार क्या है, किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण करता है। समूह भक्ति होती है, स्थिति या महत्व होता है, स्वयं पहचान की भावना होती है, सबसे अधिक उसे अपनी आइडेंटिटी बनानी होती है, यानी अब वो माँ बाप की आइडेंटिटी से अपने आप को अलग करना चाहता है। स्वतंत्रता विद्रोही की भावना उसके अंदर का सबसे अधिक होती है। खाल सेकंड ने बताया कि प्रौढ़ों को मार की बाधा समझता है, यानी जैसे दादी दादाजी है, माँ बाप उसे आने जाने के लिए किसी काम को करने के लिए टोकते हैं तो उसे सबसे ज्यादा बुरा लगता है, तो वो उसके लिए स्वतंत्रता, वो अपनी स्वतंत्रता चाहता है। उसके अंदर विद्रोही की भावना यानी उनको पलट के जवाब देना, उनकी बातों को नहीं मानना, ये सबसे ज्यादा किशोरावस्था में आता है। अपराध प्रवृत्ति का विकास भी हो जाता है। अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय बताया है वैलेंटाइन ने, अगर बच्चों को सही दिशा नहीं मिले, उस पर नहीं ध्यान दिया जाएगा तो अपराध प्रवृत्ति आ जाती है बच्चों में। आत्मसम्मान, आत्मचेतना, लिंग चेतना, जीवन दर्शन का निर्माण वो सबसे अधिक इसमें होता है किशोरावस्था में होता है। इसलिए काम प्रवृत्ति है वो बच्चे में सबसे अधिक होती है, जिसमें आत्म प्रेम या नार्सिसिज्म पाया जाता है। हमने देखा था कि आत्म प्रेम नार्सिसिज्म किशोरावस्था में होता है, किशोरावस्था में भी होता है। समलिंगी प्रेम भी होता है, दोस्तों से बहुत अधिक प्रेम होता है। विषम लिंगी प्रेम होता है, गर्ल्स बॉयज का प्रेम है, अफेयर है, टीनेज में सबसे ज्यादा होते हैं। ईश्वर धर्म में विश्वास या अविश्वास उसका यहीं से डेवलप होता है। कुछ बच्चे अत्यधिक विश्वास की ओर चले जाते हैं, कुछ अविश्वास की ओर जाते हैं, तो वो यहीं से आते हैं। पियाजे ने बताया था कि जो श्रोता यानी इमेजिनरी ऑडियंस या व्यक्तिगत दंतकथा, पर्सनल फेबल की अवस्था किशोरावस्था में आती है, यानी काल्पनिक श्रोता यानी उसके बारे में सब कुछ बोलना, मैं अपने ऊपर ध्यान आकर्षित करता हूँ, उतना ही दूसरे पर भी ध्यान आकर्षित करता हूँ। तो काल्पनिक श्रोता या इमेजिनरी ऑडियंस की जो विशेषता है वो किशोर अवस्था में पाई जाती है। इसके अलावा व्यक्तिगत दंतकथा, पर्सनल फेबल, यानी अपने अपने किसी भी लक्षण का या अपने बारे में अधिक सुनना वो पसंद करता है। द्वितीय लक्षण या अपने आप को विशिष्ट समझना। इसके अलावा है एनोक्सा नर्वोसा, ये अवस्था इसमें पाई जाती है। अपने आप को पतला बनाए रखने के लिए भूखे रखना, इसमें दो अवस्था इंपॉर्टेंट है। एनोक्सा नर्वोसा, इसमें तो क्या होता है कि अपने आप को पतला बनाए रखने के लिए वो भूखे रहते हैं, डाइटिंग पर अधिकतर रहती हैं लड़कियां। दूसरी है बुलिमिया। बुलिमिया है कि अत्यधिक भोजन ग्रहण करना फिर उसे बाहर निकालना, ये दोनों स्टेज याद रख लेना, पूछ लेते हैं। इसमें जैसे उल्टियां करके, या तो वो पर्चिंग बुलिमिया इसको बोलते हैं, या योग व्यायाम करके अपने आप को पतला, मतलब पहले तो खाना ज्यादा खा लेते हैं, फिर अपने आप को पतला दिखाने के लिए या तो उल्टियां करेंगे, योग व्यायाम करके अपने आप को पतला करने की कोशिश करती हैं। वीज ईटिंग डिसऑर्डर, अत्यधिक भोजन करना व मस्त रहना, ये तीसरी अवस्था है बीज ईटिंग डिसऑर्डर। इसके बारे में तो फिर भी कम पूछा जाता है, लेकिन एनोक्सा नर्वोसा बुलिमिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अत्यधिक भोजन करना में मस्त रहना ये लड़कों में होती है, लेकिन एनोक्सा नर्वोसा और बुलिमिया अवस्था किसमें पाई जाती है, लड़कियों में पाई जाती है। हैविंग हस्ट
सॉरी। अब अगला है जैसे आपके है किशोरावस्था का शिक्षा के लिए, शिक्षा का क्या देन होना चाहिए किशोरावस्था के विकास में। तो इनको निरंतर निर्देशन या परामर्श मिलते रहना चाहिए, अभिप्रेरणा मिलनी चाहिए, इनको आलोचना नहीं मिलनी चाहिए किसी भी काम के लिए, लोकतांत्रिक व्यवहार इनके साथ करना चाहिए, शारीरिक मानसिक विकास की शिक्षा इनको देनी चाहिए ताकि वो करके सीखें अपने आप में, संवेगात्मक विकास की शिक्षा उनको देनी चाहिए, जैसे उदात्तीकरण विधि का प्रयोग किया जा सकता है, सामाजिक व नैतिक मूल्यों की शिक्षा इनको देनी चाहिए, जीवन दर्शन शिक्षा इनको देनी चाहिए, यौन शिक्षा पर अधिक जोर देना चाहिए, व्यावसायिक शिक्षा इनको देनी चाहिए ताकि वो आगे जाके समझ सके कि हमें क्या करना है, संबंधों का प्रशिक्षण देना चाहिए, नेतृत्व का प्रशिक्षण देना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा डेवलपमेंट की स्टेज होती है। इसलिए किशोरावस्था में बच्चों की प्रति शिक्षा भी ऐसी होनी चाहिए किशोरों को कि वो उन्हें आगे उनका विकास कर सके। इस वैज्ञानिक हुए थे हैविंगहर्स्ट, विकासात्मक कार्य सिद्धांत इन्होंने दिया था। इनका सिद्धांत था कि लिंग के अनुसार भूमिका निभाना। इनका सिद्धांत क्या बोलता है कि लिंग के अनुसार भूमिका निभाना, यानी शारीरिक संरचना को स्वीकार करना, विपरीत लिंगी के साथ संबंध बनाना, व्यवसाय का चुनाव, शारीरिक बौद्धिक कुशलता अर्जित करना, पारिवारिक जीवन की तैयारी करना, आर्थिक संवेगात्मक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भर बनाना। यानी हैविंगहर्स्ट ने एक सिद्धांत दिया था विकास कार्य सिद्धांत, इसमें उन्होंने बताया था कि किशोरावस्था में ये विशेषताएं होती हैं। बारे में फ्रेंड्स अच्छे से पढ़ लिया, आपको अच्छे से इसको याद करना है। अब हम अलग अलग जो विकास की अवस्थाएं जो हमने देखी थी, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, इन सारे विकास के बारे में अलग अलग पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था तीनों का एक साथ अध्ययन करेंगे कि शारीरिक विकास में शैशवावस्था में क्या है, बाल्यावस्था में क्या है, किशोरावस्था में किस तरह का विकास होता है, मानसिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह सामाजिक विकास, नैतिक विकास के बारे में पढ़ेंगे और इनके जो सिद्धांत जिन वैज्ञानिकों ने, जैसे जीन पियाजे है, वाइगोत्स्की है, मनो सामाजिक सिद्धांत जैसे एरिक्सन ने दिया है, तो जितने भी सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के बारे में हम इसके साथ में पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, फिर अब मिलते हैं अगली क्लास में, और फिर अगली क्लास में हम सारे सिद्धांत विकास को एक साथ लेके पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज, ये वाला जो आज का टॉपिक है किशोरावस्था का विकास, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से क्लियर कर लेना, क्योंकि इसमें से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी लोगों को शेयर करो ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय बाय।